नमस्कार साथियों, मैं राम गोपाल आपका स्वागत करता हूं इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, जो आपके फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में कोर्स चलता है सॉइल का। उसके बारे में अपन डिटेल स्टडी करेंगे और आने वाली फर्दर जो क्लासेस होगी इसमें जितने भी आपके सारे टॉपिक है उनको एक एक करके पढ़ाया जाएगा। तो आज अपना सबसे पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी की क्या हिस्ट्री है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट न्यूट्रिएंट। सबसे पहले समझना चाहिए कि सॉइल फर्टिलिटी क्या है। फर्टिलिटी का क्या मतलब होता है? तो फर्टिलिटी का होता है कि एबिलिटी ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड प्लांट न्यूट्रिएंट, मतलब कितनी सॉइल की एबिलिटी है कि वो प्लांट को न्यूट्रिएंट दे सकते हैं, वो होती है फर्टिलिटी। एक होता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? फर्टिलिटी प्लस मैनेजमेंट। फर्टिलिटी प्लस मैनेजमेंट तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आता है प्लांट न्यूट्रिएंट। अब हम बात करते हैं कि प्लांट न्यूट्रिएंट क्या होता है। सबसे पहले समझोगे न्यूट्रिएंट क्या होता है। न्यूट्रिएंट वो सारे मटेरियल होते हैं जो किसी भी ह्यूमन को या प्लांट को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए क्या होते हैं? अनिवार्य होते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्लांट, उसे कहते हैं न्यूट्रिएंट। और अब हम बात करते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट। प्लांट न्यूट्रिएंट यानी प्लांट की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितने न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है या कितने या कौन कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए, उन सबको क्या कहेंगे? प्लांट न्यूट्रिएंट कहेंगे। और अभी तक हम बात करते हैं 17 क्या है? एसेंशियल न्यूट्रिएंट है कि 17 तो होने ही चाहिए, वो नहीं होंगे तो प्लांट अपना जो लाइफ साइकिल है वो कभी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं कि क्या है हिस्ट्री, क्या है इसकी हिस्ट्री के बारे में अपन डिटेल स्टडी करते हैं। तो हिस्ट्री में आपको कुछ ज्यादा याद रखने की चीजें नहीं है। साइंटिस्ट है कोई तो उसका एक स्पेसिफिक काम क्या है कि उसने क्या किया है, बस एक दो लाइन याद कर लो। इससे ज्यादा इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है या ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, क्योंकि इतना डिटेल इससे याद करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री अर्ली ऑब्जर्वेशन की बात करें। सबसे पहले बात करें प्राचीन मिस्र, इजिप्ट के समय में सॉइल फर्टिलिटी को कैसे ऑब्जर्व किया गया, सबसे पहले कैसे पता लगाया गया कि सॉइल फर्टिलिटी नाम की भी कोई चीज होती है। तो वहां इजिप्ट में नील नदी का जो हम देखते हैं कि उस समय का नील नदी थी, उसके बारे में कुछ है। तो उससे क्या है कि जो उन्होंने देखा कि जो नदियां बहती है तो उसके साथ अपने साथ क्या आती है? हल्की हल्की मिट्टी लेके आती है। और वो सोइल कौन सी होती है? एलुवियल सोइल। उस एलुवियल सोइल क्या होती है? नॉर्मल सोइल की कंपैरिजन में ज्यादा प्रोडक्टिव होती है। तो उन्होंने उस समय एलुवियल सोइल के बारे में देखा था। इसके बाद में हम बात करते हैं रोमन साम्राज्य। इन्होंने भी देखा था कि जो इन्होंने क्रॉप साइकिल के बारे में लिया था, इन्होंने ग्रीन मेन्यूर के बारे में देखा था, इन्होंने गोबर खाद के बारे में देखा था। तो यदि आपके क्वेश्चन आता है कि हिस्ट्री के बारे में लिखना, तो आपको कुछ नहीं, पहला पॉइंट लिखना इजिप्ट। उन्होंने क्या देखा था? नील नदी से जो नील नदी थी उसमें जितनी भी सिल्ट सोइल वगैरह बह के आती थी उसके बारे में देखा। उसके बाद में रोमन साम्राज्य ने क्या देखा? ग्रीन मेन्यूरिंग के बारे में देखा, एफआईएम के बारे में देखा, क्रॉप रोटेशन के बारे में देखा। इसके बाद में हम बात करते हैं पुनर्जागरण काल। इसके अंतर्गत कुछ ज्यादा याद रखने की चीजें नहीं है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। 17वीं और 18वीं शताब्दी में क्या क्या हुआ, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना अपना योगदान दिया, उन्होंने अपने कुछ खोज की और कुछ लोगों ने अपने अपने बारे में बताया कि ये कुछ हो सकता है, लेकिन सारे लोग भी सही नहीं थे। सबसे पहले हम बात करते हैं जस्टिस वैन हेलमेंट। तो इनका पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो जेबी हेलमेंट। ये एक साइंटिस्ट है, ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा याद रखना। इन्होंने कौन सा दिया था? विलो ट्री एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? इन्होंने कुछ मिट्टी ली और उसके अंतर्गत प्लांट लगाए। ठीक है। और इन्होंने देखा, कितने टाइम बाद देखा? 5 साल बाद देखा कि प्लांट का तो कुछ वजन बढ़ेगा। सीधी बात है, प्लांट का वजन तो बढ़ेगा जैसे जैसे लाइफ साइकिल। तो इन्होंने देखा कि प्लांट का तो वजन बढ़ रहा है, लेकिन जो सोइल है उसका वजन कम नहीं हो रहा है, वो उतनी की उतनी ही हो रही है। मात्र 5 पाउंड में वजन आया, 5% में कुछ वजन आया था। ठीक है। 5 साल बाद देखा तो मात्र 2% में कुछ थोड़ा सा वजन में कमी आई, ज्यादा भी उसमें वजन में कमी नहीं आई। बस पूरा प्लांट मटेरियल किससे बना है? वाटर से बना। इन्होंने कहा था, किन्होंने? वॉन हेलमेंट ने क्या कहा था? सीधा 2 लाइन। सबसे पहले विलो ट्री एक्सपेरिमेंट दिया था और इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि जो प्लांट है वो प्लांट पूरा किससे बना है? पानी से बना है। लेकिन ये बात पूरी सच नहीं थी। इसके बाद में अगले साइंटिस्ट आए। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले साइंटिस्ट जो थे जॉन वुडवर्ड। इन्होंने भी कुछ कहा। इन्होंने कहा कि जो हेलमेट थे, इन्होंने उनके काम को इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा कि जो हेलमेट भाई साहब कह रहे हैं वो सब गलत है। इन्होंने क्या कहा कि केवल
पानी के द्वारा नहीं बनता पौधा, उसके साथ में कुछ मिट्टी, सोइल भी उसमें क्या होती है, ऐड होती है। तो इन्होंने क्या कह दिया, वॉन हेल वुडवर्ड ने कह दिया कि सोइल प्लस वाटर दोनों से मिलकर बनी होती है। उसके बाद में हम बात करें, अगले साइंटिस्ट आते हैं स्टीफन हेल्स। इन्होंने क्या था, स्टीफन हेल्स से आपको याद रखना चाहिए, ये कौन है, इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के सॉरी जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसके फादर है वर्ल्ड में। जबकि इंडियन में कौन है, जेसी बोस। इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के कौन है, जेसी बोस है, जगदीश चंद्र बोस, ऐसा ही कुछ करके पूरा नाम है। इन्होंने कहा कि जो प्लांट है वो केवल मिट्टी और पानी से भी नहीं, कुछ उसमें गैसों का भी हिस्सा होता है, कुछ उसमें गैस भी होती है जैसे CO2 वगैरह होती है, उसका भी कुछ रोल होता है। और इन्होंने आगे चल के फोटोसिंथेसिस के बारे में भी कुछ बताया था। ठीक है, आपको इतने ही याद रखना, इस हिस्ट्री में कुछ ज्यादा याद नहीं रखना, इससे बड़ा क्वेश्चन आएगा तो भी आपको 2-2 लाइन ही लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता इससे। अगले साइंटिस्ट आते हैं थियोडोरस आश्रे। अब थियोडोरस आश्रे तो सबसे पहले याद रखना, इन्होंने नाइट्रोजन की डिस्कवरी की थी। नाइट्रोजन की एसेंशियलिटी के बारे में किसने बताया था, थियोडोरस आश्रे 1804 में बताया था। ठीक है, और इन्होंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे और पानी का भी उपयोग करते हैं। और उन्होंने यह भी देखा कि मिट्टी में यदि एस यानी जो राख है, और राख में याद रखना, राख पोटेशियम का एक अच्छा कंटेंट है, वो मिलाते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट है वो भी उसका अत्यंत रोल है। यानी सीधा बात आपको ज्यादा याद नहीं रखनी, थियोडोरस आश्रे के बारे में 4 बात याद रखनी। सबसे पहले नाइट्रोजन की डिस्कवरी कब, 1804 में एसेंशियलिटी के बारे में बताया। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि भाई CO2 का भी रोल होता है, और इन्होंने बताया जो एस होती है उसका भी क्या होता है, रोल होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। अगले जो साइंटिस्ट थे वो थे जेबी बोसिंगोल्ड। इनको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना, इनका याद रखना कि इन्होंने फील्ड एक्सपेरिमेंट दिया था। और कौन सी क्रॉप, तो ओट इन्होंने क्रॉप यूज की थी, और उसके बारे में इन्होंने अपना फील्ड एक्सपेरिमेंट दिया था। और इन्होंने यह भी बताया, अपने जो फील्ड था उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि लेग्यूम सबसे पहले नाइट्रोजन, जो लेग्यूम क्रॉप्स होती है वो बायोलॉजिकली क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिसने बताया कि जो क्रॉप्स होती है या लेग्यूम होती है वो जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने का काम करती है। तो वो कौन थे, जेबी बोसिंग गोल्ड है। ये कई बार क्वेश्चन आ रखा है, कितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, उसके बाद में आता है जेबी लिविंग। जेबी लिविंग एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट, और इनका काम सबसे अच्छा है और इन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए। इन्होंने सबसे बढ़िया काम किया मिनिमम थ्योरी, लॉ ऑफ मिनिमम क्या, लॉ ऑफ मिनिमम का न्यूट्रिएंट का जो है वो बोसिंगोल्ड ने दिया था। इन्होंने ह्यूमस थ्योरी थी जो चल रही थी उसको डिसअप्रूवेड किया था, इन्होंने कहा कि ह्यूमस थ्योरी गलत है। जबकि ह्यूमस थ्योरी थी क्या, थी कि जो सोइल के अंतर्गत ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो प्लांट की ग्रोथ करने के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्होंने इसको क्या कर दिया, गलत बता दिया था। सेकंड इनकी बात करें मिनिमम वाले की, कि लॉ ऑफ मिनिमम क्या है, उनके बारे में किसने बताया था, जेबी लिविंग ने बताया था। कब बताया था, 1840 में। ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन कहीं बार आता है कि जो लॉ ऑफ मिनिमम है कब दिया गया था, 1840 में दिया गया था। ठीक है, लॉ ऑफ मिनिमम होता क्या है कि ये कोई प्लांट है तो उस प्लांट की ग्रोथ किस पे डिपेंड करेगी, जिसकी कंसंट्रेशन सबसे कम होगी उस पे डिपेंड करेगी। जैसे 17 कोई न्यूट्रिएंट है, इसमें से मान लो मोलिब्डेनम सबसे कम है, सोइल के अंतर्गत इसकी सबसे कम डेफिशिएंसी है, या मान लो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की कमी है, तो नाइट्रोजन की यदि सबसे कम है तो जो प्लांट की ग्रोथ है वो टोटली डिपेंड करेगी नाइट्रोजन पे डिपेंड करेगी, ना कि वो यदि 16 सफिशिएंट है तो भी प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी प्रॉपर। क्यों, क्योंकि एक न्यूट्रिएंट की कमी है और वो कौन सा, नाइट्रोजन। इसके अलावा कोई भी दूसरा न्यूट्रिएंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि नाइट्रोजन। जो सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंट होगा। तो इसका सीधा याद रखना कि जेबी लिविंग थे, उन्होंने क्या दिया था, ह्यूमस थ्योरी को डिसअप्रूव किया था, और इन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम और लॉ ऑफ रेस्ट्रिक्शन 2 लॉ दिए थे इन्होंने। ठीक है, हम बात करते हैं दूसरे लॉ की इनकी। एक तो हो गया लॉ ऑफ मिनिमम, एक होता है लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी जितना आप सॉल्यूशन से प्लांट को दोगे उतना का उतना वापस उसको भरपाई करनी पड़ेगी सोइल में। जितना आप न्यूट्रिएंट ले लो उतना का उतना वापस सोइल को दो, ये था इसका लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये 2 लॉ इनके थे। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये लॉ ऑफ लिविंग हमने पढ़ ही लिया। अगला आते हैं लोब्स एंड गिलबर्ट।
इनका सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट रहा है जो अभी तक का सबसे हम कह सकते हैं सोइल साइंस के अंतर्गत या फर्टिलिटी के अंतर्गत सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट या सबसे लंबा चलने वाला एक्सपेरिमेंट अभी तक का यही है, रोस्टामेट एक्सपेरिमेंट, जो बहुत ही पहले पुराने टाइम में स्टार्ट हुआ था, 1843 में स्टार्ट हुआ था और वो अभी तक चल रहा है। ठीक है, ये किस पे था? इन्होंने सबसे पहले सुपर फॉस्फेट बनाया था। सुपर फॉस्फेट बनाया था, किस किस से बनाया था? रॉक फॉस्फेट प्लस H2SO4। इससे पहले इन्होंने केप्रोलेक्टम नाम का एक मटेरियल होता है उसका यूज किया था, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता। उसके बाद में रॉक फॉस्फेट का यूज करके इन्होंने बनाया था। और हम बात करते हैं इंडिया में सबसे पहले एसएसपी कब बनाया गया था, यहीं से भी क्वेश्चन आता है। वर्ल्ड में तो कब बना एसएसपी? 1843 में। किससे? रॉक फॉस्फेट H2SO से। इंडिया में कब बना? 1906 में। कहां बना? EID पेरी लिमिटेड, चाइना के EID पेरी लिमिटेड चेन्नई के अंतर्गत ये है, वहां इसको बनाया गया था। ठीक है, ये पूछा जाता किस किस से बनाया गया था? सबसे पहले इंडिया में बनाया गया था, वो बनाया था बोन, जो हड्डी होती है उससे, और H2SO4 के कंपोजिशन से बनाया गया था। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे पहले इंडिया में कब बनाया गया एसएसपी? 1906 में। किससे बनाया गया? बोन और H2SO4 से, ना कि रॉक फॉस्फेट से। सबसे पहले बोन, उसके बाद में रॉक फॉस्फेट से बनाया गया था। अब अपन आगे वाला टॉपिक पढ़ते हैं। अपनी हिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो चुकी है, एक लास्ट साइंटिस्ट बचे हैं, वो है हेबर एंड बोच। हेबर बोच एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी हेबर बोच रिएक्शन दी थी, जो अमोनिया सिंथेसिस की सबसे अच्छी रिएक्शन या सबसे बढ़िया रिएक्शन कह सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया था। अमोनिया, जिससे अपन फर्दर उसका यूटिलाइज करके यूरिया बना सकते हैं, अमोनियम सल्फेट बना सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड बना सकते हैं। जितने भी अमोनियम से या नाइट्रोजन से रिलेटेड है फर्टिलाइजर है, उनको बनाने के लिए रिएक्शन का यूज किया जाता है। अब इस रिएक्शन के बारे में अपन थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, क्या होती है। तो रिएक्शन होती है N2 प्लस 3H2, रिएक्शन होती है N2 प्लस 3H2, क्या बनाएगी? 2NH3। ठीक है, टेम्परेचर कितना होता है? 400 से 450 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना होता है? 200 से 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में ये एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक। क्या एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है? तो एक्सोथर्मिक कितनी? 647 किलो कैलोरी। ये रिएक्शन याद कर लेना पूरी की पूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधा अ पार्ट में भी इससे पूछा जा सकता है, बी पार्ट में भी पूछा जा सकता है कि हेबर बोच रिएक्शन क्या है, पूरी बताओ। किस रेशियो में यूज करते हैं? 1:3। क्या बनता है? 2NH3। कितना बनता है? प्रेशर क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? क्या है एक्सोथर्मिक? दो चीज होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, किसी भी चीज को करने पे एनर्जी रिलीज होती है तो उसे क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। या किसी भी चीज को करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो उसे क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगला चैप्टर अपना, क्राइटेरिया ऑफ असेंसिलिटी, जो आपके लेक्चर सेकंड है आपके सिलेबस का, उसके बारे में, और क्या क्या क्राइटेरिया है और किस फॉर्म में प्लांट को अपटेक करता है न्यूट्रिएंट को, उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया की बात करते हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया आर्नोन और स्टाउट, दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने दिया था, आर्नोन और स्टाउट, 1939 में। इसके बाद में जो आर्नोन थे उन्होंने वापस 1949 1954 में वापस इसको रिवाइज किया गया था। तो सीधा क्वेश्चन यहीं से आता है कि एसेंशियलिटी किसने दी थी? आर्नोन स्टाउट। कब दी थी? 1939। वापस रिवाइज किसने किया? आर्नोन ने किया। कब किया? 1945। इसके बाद में एक क्वेश्चन यहां से और आता है, एसेंशियलिटी की डेफिनेशन किसने दी थी? यदि डेफिनेशन की बात आती है तो वो थे निकोलस। निकोलस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी क्या थी? डेफिनेशन। तो यहां से क्वेश्चन आता है, निकोलस ने इनकी क्या दी? डेफिनेशन दी। और सीधा क्वेश्चन आता है, आप क्या करोगे? एसेंशियलिटी यदि पूछ लिया एसेंशियलिटी की डेफिनेशन किसने दी, तो लगभग स्टूडेंट क्या करेंगे? आर्नोन और स्टाउट, जो कि क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि डेफिनेशन किसने दी थी? निकोलस ने दी थी, जबकि क्राइटेरिया किसने दिया था? आर्नोन और स्टाउट ने दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या क्राइटेरिया क्या है, कि एसेंशियलिटी के क्राइटेरिया क्या है। तो उन्होंने कुछ 3 क्राइटेरिया बताए थे कि ये होने चाहिए, ये होंगे तभी प्लांट क्या सर्वाइव करवाए पा, यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट है वो एसेंशियल होंगे। तो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिए थे। जो 17 न्यूट्रिएंट है ना,
उनके बारे में कुछ क्राइटेरिया बताए थे। उन्होंने 3 क्राइटेरिया दिए थे। सबसे पहला कि यदि किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हुई तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल क्या करेगा, कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक तो ये सेकंड एसेंस है, एक की कमी हुई दूसरा आके उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, वो डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म जो होता है उसके कांटेक्ट में होते हैं। प्लांट की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसके अंदर इनका क्या होता है, डायरेक्ट रोल होता है, ठीक है। तो ये चीज इन्होंने बताई थी, 3 क्राइटेरिया दिए थे। अब इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं, थोड़ी भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको भी आसानी रहेगी समझने में। ये रहा सबसे पहला क्राइटेरिया, इनएबिलिटी टू कंप्लीट लाइफ साइकिल, यानी एक न्यूट्रिएंट यदि जो एसेंशियल है उसकी कमी हो गई तो प्लांट अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगला आता है स्पेसिफिक, यही है कि जिसकी कमी है उसको वही दूसरा आके करेगा, कोई दूसरा आके उसका काम नहीं करेगा। जैसे कि मान लो नाइट्रोजन की कमी है तो उसका काम नाइट्रोजन ही करेगा, ऐसे नहीं कि नाइट्रोजन का काम है तो पोटेशियम जाके कर देगा, सल्फर जाके कर देगा, ऐसा नहीं होता, वही चाहिए बस। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है। वो क्या है कि जो मोलिब्डेनम का काम है वो कुछ वेनेडियम आके करके देता है, ये कुछ एक क्रॉप में होता है, सारे क्रॉप में नहीं है। इसके बाद में अगला तीसरा क्राइटेरिया है कि उनका डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म, जो प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उनमें इनका क्या होता है, रोल होता है। जो एंजाइम्स क्लोरोफिल न्यूक्लिक एसिड बनाने में या उनकी जितनी भी कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है उसमें क्या होता है, डायरेक्टली रोल होता है, ठीक है। इसके बाद में 17 तो एसेंशियल है, उसके बाद में कुछ बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट भी दिए गए जो जरूरी तो है, कुछ प्लांट के लिए जरूरी है, ऐसे नहीं कि सबके लिए जरूरी है, ठीक है। तो क्या होते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट, उनके बारे में अपन एक बार पढ़ लेते हैं। एक तो होता है एसेंशियल, वो न्यूट्रिएंट जिनकी कमी होने पे प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता, यानी वो तो चाहिए ही चाहिए। कितने हैं, 17। इसके बाद में आता है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल वो न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी जरूरत तो नहीं है लेकिन मिल गए तो अच्छा है, जरूरत नहीं है लेकिन मिल गए तो अच्छा है, तो क्या हो जाएंगे, वो न्यूट्रिएंट जिनकी प्लांट को आवश्यकता नहीं है लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक या कुछ एक वेराइटीज कह सकते हैं जिनके अंतर्गत यदि वो न्यूट्रिएंट दिया जाए तो अपनी यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बेनिफिशियल। अभी बेनिफिशियल कौन कौन से हैं, तो याद है नाको, वीसी, सोडियम, कोबाल्ट, वेनेडियम, सिलिकॉन। सिलिकॉन किस में जाता है, राइस और शुगरकेन, राइस और शुगरकेन में इसका अच्छा रोल है। वेनेडियम किस में जाएगा, लेग्यूम। कोबाल्ट किस में जाएगा, पालक। इसके बाद में सोडियम, चुकंदर जो होता है इसमें इनका रोल होता है। अब क्वेश्चन आता है एसेंशियल हो गए, बेनिफिशियल हो गए, अब आता है फंक्शनल न्यूट्रिएंट कितने होते हैं। वो न्यूट्रिएंट जो प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फंक्शनल में रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फंक्शनल। कितने होते हैं, 21। कौन कौन से, 17 प्लस 4 कितने हो गए, 21 होते हैं फंक्शनल न्यूट्रिएंट होते हैं। अब फंक्शनल न्यूट्रिएंट किसने दिया, वो भी निकोलस। निकोलस ने क्या दिया, एसेंशियलिटी की डेफिनेशन किसने दी, निकोलस ने दी। फंक्शनल न्यूट्रिएंट निकोलस, जबकि एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया आर्नोन और स्टाउट। इसको अच्छे से याद रखना। इसके अगला है फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट इन सोइल, कि जो न्यूट्रिएंट है वो किस फॉर्म में पड़े हैं उनके बारे में अपन देख लेते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है, कुछ नहीं, ज्यादा याद नहीं रखना आपको, सीधे न्यूट्रिएंट याद रखना, क्या, CHO। इनका पूरा क्लासिफिकेशन ही बना लेते हैं अपन एक बार। पूरे न्यूट्रिएंट, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, थोड़ी राइटिंग गंदी है यार पर कोई नहीं, समझ जाना आप। एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट में भी 3 है। एक होते हैं जो फंक्शनल, जो केवल स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम आते हैं, स्ट्रक्चरल। एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। इसके अंतर्गत माइक्रो में भी 2 कह सकते हैं आप, कैटायनिक और एनायनिक, यानी नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले। इसमें जो फंडामेंटल है, जो प्लांट का लगभग 90 से 95 बनाने वाले कौन से हैं, CHO। कार्बन किससे आएगा, CO2 से। हाइड्रोजन किससे आएगा, वाटर से। ऑक्सीजन O2, ठीक है। अब इनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 45, 6, 45, ठीक है। ये होते हैं जो 90 से 95% प्लांट के मटेरियल को बना देते हैं। और ये क्या होता है, नॉन मिनरलिक। तो क्वेश्चन पूछा जाता है
कौन कौन से नॉन मिनरलिक न्यूट्रिएंट है, तो ये 3 क्या नॉन मिनरलिक है। मिनरलिक न्यूट्रिएंट कितने एसेंशियल, वो है 14 मिनरलिक है और 3 नॉन मिनरलिक है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो प्लांट के अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन होती है या उनका ज्यादा रोल होता है, तो इसके अंतर्गत आता है NPK। अब नाइट्रोजन की 1.2 और 1% इनकी कंसंट्रेशन होती है प्लांट में। फॉर्म नाइट्रेट को नाइट्रेट फॉर्म में भी लेते हैं और अमोनिया फॉर्म में भी अपटेक करते हैं, ठीक है। ये होता है इनिशियल फेज में इसको लिया जाता है, इसको लेट फेज में लिया जाता है, ठीक है। ये 2 चीज इसमें याद रखनी। दूसरा, ये हार्मफुल ज्यादा होती है प्लांट के लिए, यदि थोड़ी भी ज्यादा कंसंट्रेशन गई प्लांट में तो ये क्या हो जाएगी, हार्मफुल या नुकसान पहुंचाएगी। ये भले ही ज्यादा चले जाए, ज्यादा नुकसान नहीं देती है। फास्फोरस की बात करें तो ये P2O5 नहीं H2PO4 माइनस मेनली तो इसी फॉर्म में होता है, बाकी एक H3PO4 भी होता है, बाकी HPO4 भी होता है और PO4 माइनस 3 भी होता है। ऐसे करके 2-3 फॉर्म में इसको अपटेक करता है। उसके बाद में हम पोटेशियम की बात करें तो इसको K2O फॉर्म में लेता है, ठीक है। इसके बाद में हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की बात करें तो याद रखना कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अब कितनी कंसंट्रेशन होती है, 0.5, 0.2 और 0.1, ठीक है। ये इनकी प्लांट में इनकी कंसंट्रेशन होती है। इसके बाद में ये किस फॉर्म में, Ca+2, Mg+2 और SO4-2 के रूप में ये अपटेक होता है। उसके बाद में माइक्रो न्यूट्रिएंट में एक ट्रिक याद रखनी, फे कु मन ज ब मो नी कल, फेकू मंजन बमोनिकल, ये ट्रिक याद रखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। आयरन Fe+2, Cu+, Mn+2, Zn+2, बोरोन का BO3-3 भी है, BO3-2 भी है, H2BO3- भी है और HBO3 भी है, ठीक है। ये जो नॉन एनायनिक यानी न्यूट्रल फॉर्म में जो अपटेक होती है ये वाली है। इसके बाद में मोलिब्डेनम का MoO4-2 के रूप में, निकल का Na+ और क्लोरीन का Cl- के रूप में ये अपटेक करता है, ठीक है। अब इनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 100 ppm, क्लोरीन की भी 100 ppm, कॉपर की 6 ppm। इसके बाद में जो मैग्नीज है, जिंक है और बोरोन है, इनकी 20 और 20 ppm, इनकी 0.1, इसकी भी 0.1 ppm। ये आपको पूरा याद होना चाहिए। यदि ये याद है, बड़ा क्वेश्चन सीधा आता है, क्या फॉर्म में कितनी कंसंट्रेशन है, किस फॉर्म में अपटेक करते हैं, उस सब के बारे में आप इसको डिटेल से याद रखना चाहिए, ठीक है। ये इसमें सब लिखा हुआ है कि कौन किस फॉर्म में लेते हैं, कितनी कंसंट्रेशन होती है, बस यही पूरा इसमें लिखा हुआ है, जिसको मैंने आपको एक अच्छे से बता दिया। इसके बाद में आता है कि कौन कौन से फैक्टर है जो इसको प्रभावित करते हैं, जो अवेलेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें, सबसे पहला सबसे मोस्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है मॉइस्चर। यदि सबसे आपको कोई दे दिया जाए ऑप्शन, जैसे दे दिया पीएच, टेम्परेचर, या आपको दे दिया मॉइस्चर, या दे दिया एयर, ऐसे करके कुछ ऑप्शन दे रखा और पूछ लिया जाए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर, तो सबसे पहले लगाना मॉइस्चर। मॉइस्चर के बिना प्लांट किसी में अवेलेबल नहीं होंगे, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से है, वो है मॉइस्चर। तो इन सब के बारे में एक बार अच्छे से अपन पढ़ लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर है और क्या इनका रोल है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉइस्चर। मॉइस्चर का क्या रोल है, यदि सोइल में अच्छा खासा मॉइस्चर रहा तो प्लांट क्या होंगे, सोल्यूबल, न्यूट्रिएंट अच्छे से क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल। यदि सही से सोल्यूबल है तो जैसे भी प्लांट पानी लेगा, सोइल से पानी लेगा, उसके अंतर्गत जो न्यूट्रिएंट है वो घुलकर क्या चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे और वो प्लांट के अंतर्गत काम आ जाएंगे, ठीक है, या उनकी जितनी भी एक्टिविटी है उसमें रोल होंगे। इसके बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो आता है पीएच। पीएच कैसे प्रभावित करता है, पीएच रेंज 0 से 14, 7, एसिडिक, एल्कलाइन, न्यूट्रल, ये याद रखना सबसे पहले। अब आता है एसिडिक पीएच में कौन कौन से होंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट, वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। उसके बाद में मेनली न्यूट्रिएंट कहाँ होते हैं अवेलेबल, 6.5 से 7.5 या 6 से 7 पे सबसे ज्यादा अवेलेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में माइक्रोन्यूट्रिएंट इधर होंगे,
यहाँ हायर पीएच पे मोलिब्डेनम की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी होगी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर इनकी अवेलेबिलिटी हायर पीएच पे होगी, फास्फोरस, पोटेशियम की अवेलेबिलिटी लोअर पीएच पे, नाइट्रोजन, न्यूट्रल, एनपीके, इसके बाद में फेकुमंजन, बमोनिकल, ये सारे हो गए। ठीक है, अब ये वाले आपको याद रखना कि कौन किधर मिल रहा है या कौन की अवेलेबिलिटी कहाँ होगी। अब जैसे पीएच कम होगा तो इनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, यदि पीएच ज्यादा हुआ तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब दो स्टेटमेंट आते हैं, यदि पीएच इंक्रीज हुई तो बोरोन और मोलिब्डेनम की अवेलेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन पीएच इंक्रीज होने की वजह से माइक्रोन्यूट्रिएंट की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। ये दो स्टेटमेंट सीधे आते हैं, इनको याद रखना। उसके बाद में आपको याद रखने की चीज इसमें है, सबसे ज्यादा अवेलेबल न्यूट्रल पीएच पे होते हैं, बस इससे ज्यादा बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आएगा तो सीधा यही आएगा कि क्या होता है न्यूट्रिएंट कहां कौन से अवेलेबल होते हैं। इसको अच्छे से बना देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको याद रखने में आसानी होगी। इधर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम और बोरोन, बोरोन इधर भी मिलता है। ठीक है, यहाँ 5.5 से 8.5 तक भी इसको अवेलेबल अच्छा खासा होता है बोरोन। इसके बाद में माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये यहाँ पे भी मिलते हैं और यहाँ पे भी मिलते हैं अच्छे खासे। सबसे बढ़िया अवेलेबिलिटी 6 से 7 पे। इसके बाद में हम बात करते हैं फास्फोरस और पोटेशियम। इसके बाद में हम बात करते हैं न्यूट्रल, इधर आ जाएंगे। तो ये वाला आपको चार्ट याद रखना कि कौन किधर की अवेलेबिलिटी होगी। और एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि यदि आपको कंफ्यूजन होता है कि कैसे याद रखे इतने सारी चीज को, कौन किधर मिलेगा, तो एक ऐसे भी याद रखना कि जब जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो उनको लगा देना कि न्यूट्रल पे, बस इन चारों पांचों को छोड़ के आप इनको यहां लगाना, बाकी सबको यहां लगा देना। और जो भी है, और यदि सबसे पहले ऑप्शन न्यूट्रल दिखे तो किसी में भी आए न्यूट्रल लगा दो। नहीं दिख रहा इनका, यदि एसिडिक भी दे रखा तो इनका एसिडिक लगा दो, एल्कलाइन दे रखा इनका लगा दो। तो ये करके आंसर आपका सही हो जाएगा। और इसमें यदि क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ी लिखनी होगी, अ पार्ट में इससे क्वेश्चन नहीं आते डायरेक्ट। ठीक है, ये भी इसका फैक्टर ही है। तो ये अपनी जो क्लास थी आज, पहली क्लास, हिस्ट्री एंड एसेंशियलिटी के कुछ क्राइटेरिया, उनको अपन ने अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, अब यदि आपको इसी क्लास में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में इसके कमेंट कर देना, और ये क्लास आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो इसको आसानी से पढ़ लेंगे। और इसका जो पीडीएफ है उसको आपको, हमारी यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब चैनल पे तो क्लास मिल गई, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहां से आप इसको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और आराम से पढ़ लेना। थैंक यू।